ऐसा अक्सर माना जाता है कि एलियंस बहुत दूर की गैलेक्सी से आने वाली हाईली एडवांस्ड स्पीशीज है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि एलियंस पानी के अंदर रहते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया है, जहां रूसी नौसेना का पानी के अंदर एलियंस के साथ 2 बार शत्रुतापूर्ण एनकाउंटर्स हुए थे। इसी तरह की कुछ थ्योरीज बताती हैं कि एलियंस का अंटार्कटिका में एक सीक्रेट बेस है और रेप्टिलियन एलियंस की कुछ प्रजाति पृथ्वी की सतह के नीचे रहती है। लेकिन ये सभी थ्योरीज अभी भी बहुत चर्चा में हैं, जिनको सच साबित करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है। एक और थ्योरी है जो दशकों से चर्चा में है, जिससे पता चलता है कि एलियंस का हमारे चंद्रमा पर एक सीक्रेट बेस है। हाँ, आपने सही सुना। कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस हमारे नेचुरल सैटेलाइट पर काफी वक्त से रह रहे हैं और इसे भी दूसरे सभी थ्योरीज की तरह शक की नजर से तब तक देखा जाएगा जब तक कि कोई सच में चांद की सतह पर एलियंस के ठिकानों का पता नहीं लगा लेते। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दोस्तों, वैसे चांद पर एलियंस का बेस होने की बात कोई दूर की सोच नहीं है, क्योंकि एलॉन मस्क ने खुद चांद पर एक परमानेंट ह्यूमन बेस बनाने की अपनी इच्छा जाहिर की है। वो चांद पर एक परमानेंट बेस बनाना चाहते हैं, जिसका इस्तेमाल हमारे भविष्य के इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए लॉन्च पैड के रूप में किया जा सके। लेकिन चांद पर देखे गए एलियन की बात करें तो 2019 में एक रूसी फोटोग्राफर ने चांद पर फोकस करने की कोशिश करते हुए चांद की सतह के पास 3 गोलाकार चीज को घूमते हुए देखा। जब उस चीज को समझने के लिए उसने दोबारा उस पर फोकस किया तो उसने देखा कि चांद पर बाएं से दाएं एक ही स्पीड से कई गोलाकार यूएफओ घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यूएफओ की एक पूरी बटालियन चांद पर किसी मिशन के लिए उड़ान भर रही हो। तो क्या ये यूएफओ उस एलियन मून बेस से जुड़े हैं जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं? आइए पता करें। ये सब तब शुरू हुआ जब इंगो स्वान नाम के एक साइकिक को CIA द्वारा चंद्रमा के डार्क साइड को दूर से देखने के लिए नियुक्त किया गया था, खास तौर पर एलियन की मौजूदगी को जानने के लिए। दरअसल रिमोट व्यूइंग एक साइकिक प्रोजेक्शन टेक्निक है, जहां साइकिक को एक जगह पर बिठाया जाता है और वो अपने दिमाग की शक्ति से पृथ्वी पर कहीं भी एक अलग जगह को देख सकता है। इस वीडियो में हम आगे एक दूसरे साइकिक के बारे में बात करेंगे, जिसे CIA ने इसी तरह के काम के लिए चुना था, लेकिन उसके लिए चीजें अच्छी नहीं रही। इंगो स्वान की बात करें तो उन्होंने 1998 में पेनिट्रेशन नाम के एक किताब को रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने CIA के साथ अपने पूरे एक्सपीरियंस और चंद्रमा की सतह पर उन्होंने जो कुछ भी देखा उसकी डिटेल दी। ये सब बात 2006 में भी सामने आई, जब CIA ने हाईली सीक्रेटिव प्रोजेक्ट स्टारगेट के बारे में डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए। हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। ये खास रिमोट व्यूइंग सेशन 1975 में हुआ था। इंगो स्वान को सुबह 3 बजे एक कॉल आया और उन्हें वॉशिंगटन जाकर नेचुरल हिस्ट्री के म्यूजियम का दौरा करने के लिए कहा गया। वहां उन्हें दोपहर के वक्त सेंट्रल रोटुंडा के ऊपर हाथी के पास खड़े होने के लिए कहा गया। वो ठीक समय पर वहां पहुंच गए। तभी एक सैनिक जैसा दिखने वाला आदमी उनके पास आया और उन्हें एक कार्ड दे दिया, जिसमें लिखा था, न बोले और न ही कोई सवाल पूछें, ये हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए है, कृपया मेरे पीछे आए। इसके बाद स्वान को एक कार में ले जाया गया, जहां उन्हें एक सैनिक की तरह दिखने वाले आदमी के बगल में बैठा दिया गया। फिर दूसरे सैनिक ने उन्हें एक और कार्ड दिया, जिसमें लिखा था, कृपया न बोले, हमें आपके सुनने के डिवाइस की तलाशी लेनी है। उन्हें अच्छी तरह से जांचने के बाद उन्हें एक आखिरी कार्ड दिया गया, जिसमें लिखा था, हम आपके टैलेंट के अनुसार प्रोजेक्ट में आपकी मदद चाहते हैं, क्या आप हेलीकॉप्टर में कंफर्टेबल हैं? स्वान के मान जाने के बाद उसके सिर पर एक बैग रख दिया गया, ताकि उसे कभी पता न चले कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है, और कार तेजी से निकल गई। आखिरकार उसे एक हेलीकॉप्टर में बैठाया गया। अपने डेस्टिनेशन पर उतरने के बाद स्वान को एक बहुत ही शांत इमारत की लिफ्ट में ले जाया गया। जब लिफ्ट अपनी मंजिल पर पहुंची तो स्वान के सिर से बैग को हटा दिया गया और फिर उसे मिस्टर एक्सेल रॉड से मिलाया गया।
इसके बाद एक्सेलरॉड ने स्वान को एक जगह के रिमोट व्यूइंग के लिए काम पर रखने का प्रोजेक्ट रखा और उसे हर दिन $1000 दिया गया, जिसे लेने के लिए स्वान मान गया। उन्हें ये भी बताया गया कि रिमोट व्यूइंग सेशन के दौरान वे जो कुछ भी देखेंगे उसे कम से कम अगले 10 सालों तक किसी को नहीं बताना है। अगले ही दिन स्वान को बताया गया कि वे चंद्रमा को दूर से देखेंगे। उन्हें कोऑर्डिनेट करने के लिए एक लिस्ट दी गई। उन्होंने उनमें से हर लिस्ट को एक एक करके देखा। इनमें जिन जगहों के बारे में बताया गया था उनमें से कुछ पर उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। वहाँ दिखे तो सिर्फ बंजर चंद्रमा की सतह और गड्ढे। लेकिन फिर स्वान को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग चीज मिली। उन्होंने चंद्रमा की सतह पर ट्रैक दिखने की बात कही। ये ऐसा कुछ था जो सिर्फ किसी तरह के लूनार व्हीकल से बनाया जा सकता है। फिर वे एक गड्ढे को देखने के लिए आगे बढ़े जो हरे धुंध से भरा था, जिसमें रोशनी भी थी। नजदीक से देखने पर वे कुछ ऐसा देखे जिसे देख वे अपनी कुर्सी पर जम गए। उन्होंने चंद्रमा पर एक एक्टिव एयरफील्ड देखा। स्वान ने हैंगर, सड़क, पुल, टावर और यहाँ तक कि मशीनरी जैसी बड़ी संरचनाएं देखे जाने की बात कही। फिर वो एक अलग जगह देखने के लिए आगे बढ़े, जहाँ उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स को अलग अलग रंगों की रोशनी को बाहर निकालते देखा। स्वान इनको नजदीक से देखने के लिए अंदर गए। वहां जाकर वो गुंबद जैसी संरचनाएं देख सकते थे, जिनमें खिड़कियां भी थी और वही भयानक हरा रंग भी। उसने उन गुंबदों को साफ तरीके से देखने की कोशिश की और खिड़कियों में देखने की कोशिश करने लगे, और जो उन्होंने देखा उसे देख वो चौंक गए। स्वान ने देखा कि मानव जैसी आकृतियां किसी एक्टिविटी में बिजी थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने स्वान का खून जमा दिया। पहले एक और फिर कई इंसानों जैसी आकृतियां वहां दिखी, जो उनको देख काम करना बंद कर दिए। वे सब सीधे खिड़की की ओर देखने लगे, मानो जैसे वो बताना चाह रहे थे कि उन्हें पता चल गया है कि उन्हें कोई देख रहा है। इससे स्वान बेहद घबरा गया और उसने एक्सेलरॉड को बताया कि उन्होंने उसे देख लिया। फिर एक्सेलरॉड ने स्वान को तुरंत वापस आने के लिए कहा, लेकिन स्वान ने उसे बताया कि वे उसकी ओर इशारा कर रहे थे और चीजें खराब होने वाली थी। इससे कमरे में बड़े पैमाने पर दहशत फैल गई और एक्सेलरॉड ने स्वान से अपनी सुरक्षा के लिए वापस लौटने की रिक्वेस्ट की, और तभी स्वान किसी तरह हकीकत में वापस आ गए। आंखें खोलते ही उसने एक्सेलरॉड से पूछा, तुम्हें पहले से ही पता है कि वेव साइकिक्स है ना? इस पर एक्सेलरॉड ने उसे बताया कि एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका है और उसे अब घर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि एक्सेलरॉड ने स्वान के साथ मीटिंग इतनी अचानक क्यों खत्म कर दी? क्या उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था? और अगर स्वान की बात पर यकीन किया जाए तो ये तथाकथित मानव आकृतियां हमारे चंद्रमा पर किसी तरह की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर रही थी, शायद किसी तरह के रेयर रिसोर्सेज की माइनिंग। चंद्रमा पर चलने वाले आखिरी लोग यूजीन ए सर्नन और हैरिसन एच श्मिट थे, जो 1972 में अपोलो 17 मिशन का हिस्सा थे। उसके बाद से किसी भी इंसान ने कभी चंद्रमा पर पैर नहीं रखा। लेकिन सितंबर 2025 में एक क्रू मिशन लॉन्च होने वाला है, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की परिक्रमा करेंगे। ये मिशन डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए नासा की कैपेबिलिटीज की टेस्टिंग करेगा और आर्टेमिस 3 के लिए रास्ता तैयार करेगा, जो चंद्रमा पर पहली महिला और एक व्यक्ति को उतारेगा। क्या ये अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर इन तथाकथित शत्रुतापूर्ण मानवों का सामना करेंगे? इसका पता लगाने के लिए हमें 2025 तक करना होगा इंतजार। लेकिन जब हम एलियन बेस के एक थ्योरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आइए दूसरे को भी अच्छे से समझने की कोशिश करें। रशियन मिलिट्री का कई बार यूएफओ के साथ सामना हुआ। हाल ही में मार्च 2024 में हुए रशियन यूक्रेन वॉर के दौरान ऐसा हुआ था, जहां यूक्रेनी सैनिकों ने एक काली डिस्क जैसी चीज देखी। इसी तरह करीब 45 ऐसे मामले सामने आए हैं जब रूसी सेना ने यूएपी का पीछा करने और कुछ मामलों में उन्हें मार गिराने के लिए लड़ाकू विमान भेजे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आसमान में दिखने वाले एलियन स्पेसक्राफ्ट को
UAP यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिनन कहा जाता है। पानी के नीचे देखे जाने वाले एलियन जहाजों को USO कहा जाता है, जिसका मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज ऑब्जेक्ट्स। जुलाई 2009 में रशियन गवर्नमेंट ने टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक किया, जिसमें रशियन नेवी के साथ USO का नजदीक से हुए एनकाउंटर का जिक्र था। इस खुलासे ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इनमें से ज्यादातर USO एनकाउंटर्स सोवियत एरा के दौरान हुई थी, यानी साल 1991 से पहले। ऐसा ही एक खुलासा रूसी नौसेना की दुश्मन USO के एक समूह के साथ हुए एनकाउंटर से जुड़ा है। पूरी तरह से हथियारबंद रशियन सबमरीन पर सवार क्रू ने इन USO का करीब 260 मीटर की गहराई पर सामना किया। क्रू ने अचानक अपने सोनार पर 6 अननोन ऑब्जेक्ट्स का पता लगाया, जो सभी मिलिट्री सबमरीन की ओर टकराव के रास्ते पर एक साथ बढ़ रही थी। सेना के लोग तब हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि USO 265 मील प्रति घंटे की हैरान करने वाली स्पीड से सफर कर रहे थे। यहाँ तक कि सबसे तेज मैन मेड सबमरीन सोवियत एरा की K-222 भी सिर्फ 51.4 मील प्रति घंटे की स्पीड तक ही पहुंच सकती है। इस तरह ये एलियन USOs इंसानों की जानकारी के किसी भी तकनीक से 7 गुना ज्यादा स्पीड से सफर कर रहे थे। ये इन अनुभवी और अच्छी तरह से ट्रेन मिलिट्री कर्मियों के लिए बेहद परेशान करने वाली बात थी, जिन्होंने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। फॉर्मेशन में आगे बढ़ने वाली 6 डिस्क के आकार की ये चीज पनडुब्बी की ओर तेजी से आगे बढ़ती रही। लेकिन जब रशियन मिलिट्री कर्मियों की सारी उम्मीदें खत्म हो गई, तब कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई, जब रशियन पनडुब्बी ने USO के आने से घबराकर आगे बढ़ना बंद कर दिया। तभी 6 दुश्मन USO भी वहीं रुक गए। कहा जाता है कि USO सिर्फ रशियन सबमरीन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, लेकिन खतरे को भांपते हुए रशियन सबमरीन ऑपरेटिव्स ने अपने सबमरीन को बैटल स्टेशन पर तैनात कर दिया। सबमरीन के कप्तान को डर था कि टकराव होने वाला है और वे और उनका क्रू एलियंस के हमले का शिकार हो रही हैं। इस भयानक स्थिति में पानी के नीचे की मिसाइलों का इस्तेमाल करने के बजाय कप्तान ने पनडुब्बी को इमरजेंसी सरफेसिंग पर लाने का ऑर्डर दिया। सबमरीन आखिरकार सरफेस पर आ गई और USO से टकराने से बाल-बाल बच गई। जब सबमरीन के ऑपरेटिव्स ने पेरिस्कोप से जांच की तो ये 6 चीजें पानी से बाहर निकली और बेहद तेज स्पीड से आसमान में उड़ गई। अब ये एनकाउंटर उनकी दुश्मनी का प्रदर्शन था या ये USO के पकड़े जाने से बचने के लिए मौके से भाग रहे थे, ये बात अब भी नहीं कोई जान पाया। लेकिन पानी के अंदर तेज स्पीड से चलने वाले जहाजों का सामना करना ये दिखाता है कि इन बाहरी ग्रहों के प्राणियों के पास हमारे मुकाबले कई बेहतर तकनीक है, और अगर उनके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है तो उन्हें पृथ्वी पर सभी देशों के साथ युद्ध छेड़ने से भला कौन रोक रहा है। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो क्या हम एक ठोस टीम के रूप में काम करने और अपनी पूरी सेना की ताकत के साथ अपने ग्रह को बचाने के काबिल हैं? एलियंस का हमला काफी वक्त से साइंस फिक्शन डायरेक्टर्स को अपनी तरफ फैसिनेट करता रहा, जिसमें इंडिपेंडेंस डे और मास अटैक जैसी फिल्में लोगों की फेवरेट रही। इन दोनों फिल्मों का प्लॉट बहुत ही इजी रहा, जिसमें एलियंस पृथ्वी पर आते हैं और बड़ा युद्ध होता है और हमारे मिलिट्री हथियार उनकी सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी के सामने टिक नहीं पाते। लेकिन हॉलीवुड चमत्कार की मदद से हमें उनके सुरक्षा कवच में एक कमजोरी या दरार मिल जाती है और इससे हमें इन एलियंस के खिलाफ युद्ध जीतने में मदद मिलती है। ये तो फिल्म की बात हुई, लेकिन क्या सच में हम तब ऐसा कर पाएंगे जब हकीकत में एलियन से हमारा सामना होगा? क्या दुनिया भर की सेनाएं ऐसे खतरे की घड़ी में एक जॉइंट फोर्स के रूप में मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं? अगर आने वाले वक्त में कोई एलियन हमला होता है तो दुनिया की महाशक्तियों को इन अंतरिक्ष हमलावरों के खिलाफ हमारे ग्रह की रक्षा के लिए अपनी पूरी सेना शक्ति को एक साथ लाना होगा।
चलिए एक बार के लिए ऐसा मान भी लेते हैं कि हम पर हमला करने वाली एलियन प्रजाति वाकई में एडवांस है, तो क्या हमारे हथियार उनके बेहतर हथियारों के सामने टिक पाएंगे? हॉलीवुड की फिल्मों में एलियंस के पास शक्तिशाली लेजर दिखाए गए हैं जो उनके टारगेट को वेपोराइज कर देते हैं। और अगर सच में ऐसा है तो क्या हमारे सैन्य बलों के पास ऐसे लेजरों से खुद को बचाने के लिए सुरक्षित कवच है? कई बार ऐसा भी फिल्मों में दिखाया गया है कि एलियन स्पेसशिप में किसी तरह का फोर्स फील्ड होता है जो उन्हें आउटर अटैक्स और मिसाइल से बचाता है। तो क्या ऐसे फोर्स फील्ड से बचने के लिए हमारे पास कोई एडवांस हथियार है? लेजर की बात करें तो अमेरिकी नौसेना के पास भी अपना लेजर है जिसे एनसेक-3 लेजर वेपन सिस्टम कहा जाता है। ये एक छोटे यूएवी को सिर्फ 2 सेकंड में मार गिरा सकता है। अपने सबसे शक्तिशाली रूप में ये लेजर शायद एकमात्र ऐसा हथियार है जो एलियंस के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कई सारे यूएफओ वीडियोस में एलियन एयरक्राफ्ट्स को बड़ी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए देखा गया है। ऐसे में हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए इनको टारगेट कर हमला करना चुनौती से भरा होगा। यहाँ तक कि हमारे मौजूदा हीट सीकिंग मिसाइल्स के लिए भी ऐसे स्पेसशिप को टारगेट करना मुश्किल होगा। आखिरी उपाय के रूप में हमें आखिरकार अपने परमाणु हथियारों का रुख करना पड़ सकता है। उम्मीद है कि हमें कभी भी इस जीवन विनाशक हथियार का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है तो हमारा सबसे अच्छा विकल्प यानी ऑप्शन जार बॉम्बा का इस्तेमाल करना होगा, जो कि साल 1961 में सोवियत संघ द्वारा बनाया और टेस्ट किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियार है। इससे 57 मेगाटन्स ऑफ TNT के बराबर धमाका किया जा सकता है, जहां हिरोशिमा बम लगभग 15 किलोटन का था जबकि नागासाकी का बम 25 किलोटन का था, जो इस परमाणु बम की तुलना में बहुत कम है। और अगर हम जार बॉम्बा का इस्तेमाल करते हैं तो ये मध्य हवाई हमला होगा, क्योंकि जमीन पर किसी भी चीज के गिरने से बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर एलियन स्पेसशिप जार बॉम्बा को मार गिराने में सफल है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि जब भी कोई एडवांस एलियन प्रजाति पृथ्वी पर हमसे कांटेक्ट करेगी तो वे युद्ध और विनाश का नहीं बल्कि शांति और दोस्ती का संदेश लेकर आएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर एलियंस कभी पृथ्वी पर हमारे रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए हमले की योजना बनाते हैं तो क्या होगा? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।